स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करते हैं हमारा न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर। फर्स्ट पार्ट हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पेरिन्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियर पोर एंड फाइब्रस लैमिना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फंक्शंस या केमिकल कॉम्पोजिशन क्या क्या हैं? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, इनका अमाउंट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है एग्जैक्टली। DNA, RNA, ATPase एंड ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि रेस्पिरेशन के लिए आवश्यक होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। फर्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ DNA। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है? देखो, जेनेटिक पदार्थ जो है साइटोप्लाज्म से अलग रहते हैं, इसीलिए साइटोप्लाज्म के एंजाइम से होने वाले इफेक्ट जो है उनसे DNA की सुरक्षा की जाती है। एक्सचेंज, विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स और आयंस जो होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा निम्न मेथड से एक्सचेंज होते हैं। बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पेनोसाइटोसिस, इवेजिनेशन ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर पोर। थर्ड है अटैचमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट को जोड़ने के लिए एक सरफेस प्रोवाइड कराती है। अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियर कंपोनेंट, इंटरफेस के दौरान क्रोमेटिन और बार बॉडी जो है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी रहती है। ओरिजिन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा फॉलिकल्स ER, गोल्जी बॉडी और एनुलेट लैमेली का निर्माण होता है। इन सब की यदि हम मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर्स देखें तो एक जैसी होती है। ETS, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ETS पाया जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस, जैसा कि हमने पहले देखा था, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। इनके अलावा न्यूक्लियस जो है लाइसोसोमल एंजाइम्स, पेरोक्सीडेज और एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं कैरियोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस पाया जाता है वो ट्रांसपेरेंट, ग्रैनुलर, एसिडिक नेचर के पदार्थ के द्वारा भरा रहता है, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसमें क्रोमेटिन तथा न्यूक्लियोलस उपस्थित होते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है कैरियोप्लाज्म का? प्रोटीन्स दो प्रकार की हैं, एसिडिक प्रोटीन एंड बेसिक प्रोटीन। बेसिक प्रोटीन भी दो प्रकार की होती हैं, न्यूक्लियोहिस्टोन एंड न्यूक्लियोप्रोटामिन। न्यूक्लियोहिस्टोन जो है इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, जबकि न्यूक्लियोप्रोटामिन जो है इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो कम होता है। न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, हम सभी को पता है दो प्रकार का होता है, DNA एंड RNA। एंजाइम्स, न्यूक्लियोप्लाज्म में मेनली DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज, NAD सिंथेटेज, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज, एल्डोलेज, इनोलेज, पायरुबिक काइनेज, एसिटाइल कोएंजाइम A मेनली पाए जाते हैं। लिपिड की कुछ मात्रा पाई जाती है। मिनरल्स के रूप में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट पाए जाते हैं। क्रोमेटिन थर्ड पार्ट है। कैरियोप्लाज्म हम देख चुके हैं सेकंड पार्ट, एंड थर्ड पार्ट हमारा है क्रोमेटिन। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का जाल पाया जाता है जिसे क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। ये जाल किससे बना होता है? DNA, RNA, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। क्रोमेटिन में मेन कंपोनेंट जो होते हैं वो हिस्टोन और DNA के रूप में होता है। इसका रेशो 1:1 होता है। हिस्टोन प्रोटीन कौन सी हैं? मेनली 5 प्रकार की होती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कई बार वाइवा एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन्स H1, H2A, H2B, H3, H4। DNA और हिस्टोन प्रोटीन जो है आपस में जुड़े हुए रह करके न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं। एग्जाम में आपसे न्यूक्लियोसोम के बारे में पूछा जा सकता है, तो DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। इसमें H2A, H2B, H3, H4 के दो दो पेयर पाए जाते हैं। देखो आप इस डायग्राम में देखो, यहाँ ये राउंड राउंड गोले दिख रहे हैं, H2A, H2B, H3, H4, इनके दो दो पेयर पाए जाते हैं। एक एक पेयर हमें सामने से दिख रहा है, एक एक पेयर जो होंगे वो पीछे की तरफ होते हैं। अर्थात कुल 8 मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं। 4 हमें सामने दिख रहे हैं, 4 इनके पीछे हैं, ठीक है। लगभग 200 बेस पेयर लॉन्ग DNA इनके चारों ओर लिपटा हुआ रहता है। इस लिपटे हुए DNA को हम क्या बोल रहे हैं? रैपिंग DNA। हिस्टोन तथा रैपिंग DNA युक्त स्ट्रक्चर जो है वो न्यूक्लियोसोम कहलाती है, ठीक है। चारों तरफ जो DNA लिपटा हुआ है इसको हम बोल रहे हैं रैपिंग DNA, और इस स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोसोम।
दो न्यूक्लियोसोम, देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है, दो न्यूक्लियोसोम जो हैं उनके बीच में जो डीएनए उपस्थित है उसको हम लिंकर डीएनए कहते हैं और इस लिंकर डीएनए से ही H1 प्रोटीन जुड़ी हुई रहती है। क्लियर है? 5 प्रकार के हो गए हिस्टोन प्रोटीन, H1, H2A, H2B, H3, H4। इंटरफेस के दौरान क्रोमेटिन फाइबर जाल के रूप में पाया जाता है, लेकिन इसे स्टेन करने पर कुछ क्षेत्र गहरे और कुछ हल्के दिखाई देते हैं। इस आधार पर क्रोमेटिन दो प्रकार की होती है। यू क्रोमेटिन ये है एक्टिव होती है, इसमें डीएनए की मात्रा अधिक होती है। H1 हिस्टोन प्रोटीन से दृढ़ता से नहीं जुड़ती। न्यूक्लियोसोमल हिस्टोन सामान्य रूप से उपस्थित होती है। न्यूक्लियोसोम में एक्टिव क्रोमेटिन HMG14 और HMG17 प्रोटीन को दृढ़ता से जोड़ती है। हेट्रोक्रोमेटिन जो होती है डार्क स्टेन होती है तथा ट्रांसक्रिप्शन की दृष्टि से इनएक्टिव होती है। ये न्यूक्लियस एंजाइम के प्रति भी क्या होती है? रेजिस्टेंट होती है। यू क्रोमेटिन में रेप्लिकेशन के बाद इसमें रेप्लिकेशन होता है। ब्राउन के अकॉर्डिंग हेट्रोक्रोमेटिन दो प्रकार की होती है, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन एंड ऑर्गेनाइजर हेट्रोक्रोमेटिन। फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन क्या है? ये इसकी इनएक्टिविटी की टेम्परेरी स्टेज है। इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम जो है पार्शियल या पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है। जैसे फीमेल जो हैं उनके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है और बार बॉडी के रूप में दिखाई देता है। देखो बार बॉडी का एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। तो फीमेल्स जो होती हैं उनमें बार बॉडी की संख्या 1 होती है क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। मेल जो होते हैं क्योंकि उनमें एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है इसीलिए नंबर ऑफ बार बॉडी जो है वो 0 होती है। ऑर्गेनाइजर हेट्रोक्रोमेटिन ये स्थायी प्रकार की हेट्रोक्रोमेटिन है जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम के दोनों क्रोमोसोम्स में पाई जाती है। फंक्शंस क्या हैं? राइबोसोम और टीआरएनए के निर्माण में भाग लेती है। सेंट्रोमियर में पाई जाने वाली हेट्रोक्रोमेटिन सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम के सेपरेशन में रोल प्ले करती है। मियोटिक डिवीजन के समय होमोलोगस क्रोमोसोम के निर्माण में रोल प्ले करती है। डीएनए के रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में रोल प्ले करती है। स्पीशीज फॉर्मेशन और एवोल्यूशन में सहायक होती है। अब हम देखते हैं लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, न्यूक्लियोलस। इसकी खोज की थी फोंटाना ने। ये डिवीज़न की इंटरफेस स्टेज में गोलाकार या ओवल शेप में पाई जाती है। पोजीशन फिक्स होती है। सामान्यतः क्रोमोसोम के सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर से संबंधित होती है। नंबर इनका न्यूक्लियोलस का ये क्रोमोसोम पेयर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अर्थात सोमेटिक सेल्स में 2 न्यूक्लियोलस होते हैं, लेकिन एम्फीबियन की साइट में लगभग 100 के करीब न्यूक्लियोलाई उपस्थित होते हैं। साइज इनका सेल की सिंथेटिक एक्टिविटी पर निर्भर करता है। जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस कम होता है उनमें न्यूक्लियोलस छोटी या एब्सेंट होती है। टाइप न्यूक्लियोलस के 3 प्रकार की है, प्लाज्मोसोम, कैरियोसोम एंड एम्फी न्यूक्लियोलाई। क्लियर देख लेना, अभी समझ आ जाएगा। प्लाज्मोसोम एसिडिक नेचर की है, इसका आउटर पार्ट जो है ट्रांसपेरेंट होता है। कैरियोसोम ये बेसिक नेचर के होते हैं। और एम्फी न्यूक्लियोलाई क्या हो गया? कई बार प्लाज्मोसोम और कैरियोसोम आपस में फ्यूज़ होकर के एम्फी न्यूक्लियोलाई, मतलब उसमें एसिडिक नेचर भी होएगा और बेसिक नेचर भी होएगा। तो 3 प्रकार के हो गए, प्लाज्मोसोम एसिडिक नेचर, कैरियोसोम बेसिक नेचर, एम्फी न्यूक्लियोलाई जिसमें दोनों प्रकार का रीजन पाया जाता है। स्ट्रक्चर देखते हैं हम। न्यूक्लियोलाई में 3 स्पेसिफिक कंपोनेंट उपस्थित होते हैं। एमॉर्फस मैट्रिक्स ये प्रोटीन नेचर का पदार्थ है जिसमें कि माइक्रोग्रेन्यूल्स और फाइबर सपोर्टेड रहते हैं। ग्रैनुलर रीजन ये न्यूक्लियोलाई का पेरिफेरल, देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। फाइब्रस जो है ये एमॉर्फस मैट्रिक्स है, पूरे में फैली हुई है। ग्रैनुलर रीजन जो है पेरीफेरी में है। इसमें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन ग्रैन्यूल्स का बना होता है जो कि राइबोसोम के प्रीकर्सर के रूप में होती हैं। फाइब्रिलर जोन ये फाइब्रिल्स का बना होता है। आरडीएनए, आरआरएनए और राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स का बना होता है। ये फाइब्रिल्स धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? राइबोसोम के प्रीकर्सर ग्रैन्यूल्स में, मतलब जो आरएनपी है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के पार्टिकल्स हैं या ग्रैन्यूल्स हैं, उनमें कन्वर्ट होते जाते हैं। तो सबसे पहले आरएनए फाइब्रिल्स बनते हैं, फिर ग्रैन्यूल्स बनती हैं, फिर उनसे आरएनए का फॉर्मेशन होता है। केमिकल कॉम्पोजिशन, न्यूक्लियोलस में आरएनए, प्रोटीन और कुछ डीएनए उपस्थित होता है। आरएनए मेनली आरआरएनए के रूप में पाया जाता है। न्यूक्लियोलर साइकिल, न्यूक्लियोलस एक कॉम्पैक्ट ग्लोब है जिसमें कि कंटिन्यूटी नहीं पाई जाती है। माइटोटिक डिवीज़न के दौरान इसमें अनेक चेंजेस होते हैं। ये प्रोफेज के इनिशियल में
लुप्त हो जाती है, जबकि टीलोफेज के अंत में फिर से प्रकट हो जाती है। इसका निर्माण जो है न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम के द्वारा होता है। ह्यूमंस में 13, 14, 15, 21 तथा 22 क्रोमोसोम के द्वारा न्यूक्लियोलस का निर्माण होता है। क्रोमोसोम का वह क्षेत्र जो कि न्यूक्लियोलाई के निर्माण के लिए एक्टिव रहता है उसको हम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहते हैं। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन में 18S तथा 28S आरएनए के लिए जीन्स उपस्थित होते हैं। फंक्शंस क्या हैं न्यूक्लियोलस के? राइबोसोम की उत्पत्ति से संबंधित होते हैं, माइटोटिक डिवीज़न में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसी सेल जिनमें कि 2 न्यूक्लियोलस उपस्थित होते हैं, उनमें यदि एक न्यूक्लियोलस को नष्ट कर दिया जाए तो डिवीज़न की क्रिया रुक जाती है। एट लास्ट हम देखते हैं फंक्शन क्या है न्यूक्लियस के। तो जैसा कि हम शुरू में देख चुके हैं, इसे सेल का कंट्रोलिंग सेंटर कहते हैं। सेल में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब का कंट्रोल जो है वो किसके द्वारा होता है? न्यूक्लियस के द्वारा होता है। साथ ही साथ न्यूक्लियस के द्वारा पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं उनका भी कंट्रोल होता है। ये विभिन्न कैरेक्टर्स जो हैं उनके विकास का कंट्रोल करता है। तो अल्टीमेटली न्यूक्लियस जो है पूरी तरह से हमारी कोशिका में कंट्रोलिंग सेंटर के जैसे काम करता है। थैंक यू।